Hello students, welcome back to our YouTube channel Quality Education Moga. If you are new to our channel, then please subscribe our channel and press bell icon also. Students, my name is Anurag Dhuria and today I will teach you Social Science History portion, chapter number 10. The establishment of East India Company. In our last video, we were discuss about mercantilism and trade wars, initial stage of East India Company, French East India Company, and Anglo-French rivalry and Carnatic wars. After that, today we are discuss about the conquest of Bengal by Britishers. जो लास्ट वीडियो है उसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई, कैसे फ्रेंच, पुर्तगीज़ और कुछ और ताकतें भी भारत में आई अंग्रेज़ों के साथ या आगे पीछे, लेकिन किस तरह से ब्रिटिशर्स ने सभी को हरा दिया, फ्रेंच को भी हरा दिया, और किस तरह भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर है वो इंक्रीज़ होती गई, एस्टैब्लिश होती गई। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ते हैं कि किस तरह ब्रिटिशर्स ने भारतीयों को हरा के भारत में अपना जो राज्य है वो स्थापित कर लिया। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल बाय ब्रिटिशर्स। द ब्रिटिशर्स वर ट्रेडिंग विद बंगाल फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो अंग्रेज़ थे वो बंगाल के साथ बहुत लंबे समय से व्यापार कर रहे थे। In 1717 AD, the Mughal emperor gave Britishers the privilege to free trade in Bengal. 1717 में मुगल एम्परर जो था उसने क्या करा, ब्रिटिशर्स को रियायतें दी बंगाल में फ्री व्यापार करने के लिए, बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में, बाय पेइंग 300 रुपीज़ एनुअल, साल के 3000 रुपये के बदले में। बट दे वर नॉट पेइंग एनी टैक्सेस ऑन देयर प्राइवेट ट्रेड। तो अंग्रेज़ क्या करते थे, अपना जो प्राइवेट व्यापार वो करते थे, अपना जो निजी व्यापार करते थे, उस पे भी कोई टैक्स वो नहीं देते थे। सिराजुद्दौला कुड नॉट टॉलरेट दिस बिकॉज इट वाज अ ग्रेट लॉस टू द स्टेट ट्रेजरी। जो सिराजुद्दौला नवाब था बंगाल का, वो इस बात को सहन नहीं कर पाया क्योंकि इससे स्टेट के खजाने को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था। इन 1756 AD सिराजुद्दौला बिकम द नवाब ऑफ बंगाल। 1756 में सिराजुद्दौला जो था वो नवाब बना बंगाल का। बंगाल वाज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू। व्यापार की दृष्टि से जो बंगाल था वो बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेट था। सो द ब्रिटिश एंड फ्रेंच स्टार्टेड द फोर्टिफिकेशन ऑफ कैलकाटा। तो जो अंग्रेज़ और फ्रांसीसी थे उन्होंने क्या किया, कैलकाटा का फोर्टिफिकेशन यानी कि किलेबंदी, दीवारें आसपास करनी शुरू कर दी। सिराजुद्दौला कुड नॉट टॉलरेट दिस। सिराजुद्दौला ये सहन नहीं कर सकता था, बिकॉज क्योंकि दिस कुड अराइज ए डेंजर टू हिज रूल। वो उसके राज्य के लिए ये खतरा बन सकते थे, मुश्किल खड़ी कर सकते थे। सो ही ट्राइड टू स्टॉप ब्रिटिशर्स। तो उसने अंग्रेज़ों को रोकने की कोशिश की, एंड फ्रेंच और फ्रांसीसियों को भी अगेंस्ट फोर्टिफिकेशन, किलेबंदी से रोकने की कोशिश करी। द ब्रिटिश रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट। जो अंग्रेज थे उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। इन बट द फ्रेंच एक्सेप्टेड द टर्म्स ऑफ सिराजुद्दौला। तो जो फ्रांसीसी थे उन्होंने तो सिराजुद्दौला की इस बात को स्वीकार कर लिया कि भाई किलेबंदी नहीं करेंगे कैलकाटा की, लेकिन अंग्रेज़ों ने मना कर दिया। द फ्रेंच एक्सेप्टेड द टर्म ऑफ सिराजुद्दौला एंड ब्रिटिशर्स रिफ्यूज टू डू सो। ब्रिटिशर ने जब मना कर दिया, बाय गेटिंग एंग्री ओवर दिस, जो सिराजुद्दौला था इस पे गुस्सा हो गया। विद द हेल्प ऑफ हर आर्मी ऑक्यूपाइड द सेटलमेंट्स ऑफ ब्रिटिशर्स इन कैलकाटा। तो क्रोधित होने के बाद, गुस्सा होने के बाद उसने क्या करा, जो ब्रिटिशर्स की जो कॉलोनियाँ थी वहाँ पे जो बस्तियाँ बसाई हुई थी कैलकाटा में, तो फोर्सली आर्मी लेके वो गया और उसको ऑक्यूपाई कर लिया, कब्जा कर लिया। आफ्टर सम टाइम द ब्रिटिशर्स अगेन ऑक्यूपाइड कंट्रोल ओवर द देयर सेटलमेंट
तो जो कुछ समय के बाद आफ्टर सम टाइम जो अंग्रेज थे उन्होंने वापस वो अपनी जो बस्तियां थी उसको प्राप्त कर लिया, उस पर अधिकार कर लिया। सिराजुद्दौला गॉट एनरेंज्ड एंड मूव्ड फॉरवर्ड टू टर्न द ब्रिटिशर्स आउट ऑफ कोलकाता। तो सिराजुद्दौला जो नवाब था वो इस बात पे बड़ा गुस्सा हो गया और उसने क्या करा, अंग्रेज़ों को कलकत्ता से बाहर निकालने के लिए प्रयास किए। क्लाइव डिफीटेड द फोर्सेस ऑफ सिराजुद्दौला। जो लॉर्ड क्लाइव था अंग्रेज़ों का जो हेड था, तो उसने सिराजुद्दौला को हरा दिया। ही साइंड अ ट्रीटी विद द ब्रिटिशर्स। तो उसने अंग्रेज़ों के साथ एक संधि कर ली। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी ब्रिटिश ट्राइड टू रिमूव सिराजुद्दौला फ्रॉम द थ्रोन विच बिकम द काज ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी। तो इस संधि के द्वारा क्या करा, सिराजुद्दौला को हटाने का प्रयास जो है वो अंग्रेज़ों ने करा, तो ये कारण बना प्लासी की लड़ाई का, बैटल ऑफ प्लासी। तो जो प्लासी की लड़ाई है उसमें क्या हुआ आगे, तो बैटल ऑफ प्लासी 1757 एडी 1757 ईस्वी में जो प्लासी की लड़ाई है वो हुई। द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट बिटवीन सिराजुद्दौला एंड ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच में ये लड़ाई हुई। कब हुई? ऑन 23 जून 1757 एडी 23 जून 1757 ईस्वी में ये हुई। एट द प्लेस नेम्ड प्लासी, प्लासी नाम की जगह पे हुई। रॉबर्ट क्लाइव लीड द ब्रिटिश फोर्सेस। जो रॉबर्ट क्लाइव था वो ब्रिटिश फोर्सेस का प्रधान सेनापति बोल रहे हैं, तो उसकी अगुवाई में लड़ाई हुई। मीर जाफर एंड राय दुर्लभ। तो मीर जाफर और राय दुर्लभ हु वर लीडिंग द मेजर पार्ट ऑफ द नवाब्स आर्मी, नवाब की आर्मी के जो वो मुख्य भाग थे, डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द बैटल। उन्होंने बैटल यानी कि लड़ाई में हिस्सा ही नहीं लिया। बिकॉज दीज ट्रेटर्स हैड अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट नवाब विद द ब्रिटिशर्स। तो उन्होंने क्या किया, देशद्रोह कर लिया था, बंगाल के खिलाफ अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी, गुप्त समझौता कर लिया था। द नवाब विद हिज आर्मी फेस्ड द एनिमी ब्रेवली। बहादुरी के साथ उन्होंने दुश्मनों का सामना जरूर किया, बट वाज डिफीटेड, परंतु वह हार गया। इन द एंड, अंत में क्या होता है, द ब्रिटिशर्स मेड हिम प्रिजनर एंड लेटर ऑन ही वाज किल्ड। तो जो अंग्रेज थे उन्होंने उसको पकड़ लिया, जेल में डाल दिया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। क्लाइव पुट मिस्टर मीर जाफर ऑन द थ्रोन ऑफ बंगाल। तो बंगाल के तख्त पे किसको बिठा दिया? मीर जाफर को बिठा दिया, यानी नया नवाब जो है वो मीर जाफर को अंग्रेजों ने बना दिया। ही वॉज जस्ट ए पपेट इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिशर्स। वो अंग्रेजों के हाथ में एक पपेट था, डमी नवाब था। द रियल पावर वाज इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नर क्लाइव। जो रियल पावर, असली जो ताकत थी राज्य को चलाने की, वो किसके हाथ में थी? गवर्नर क्लाइव के हाथ में थी। बट स्टिल द ब्रिटिशर्स वर नॉट हैप्पी। परंतु अभी भी जो अंग्रेज थे वो खुश नहीं हो पा रहे थे। द ब्रिटिशर्स रिमूव्ड मिस्टर मीर जाफर एंड पुट मीर कासिम ऑन द थ्रोन। तो गद्दी पे किसको बिठा दिया? मीर कासिम। जो वो कौन था? मीर जाफर का बेटा था। लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी अंग्रेज जो है वो अभी खुश नहीं थे। आफ्टर बिकमिंग नवाब, मीर कासिम ट्राई टू गेट हिमसेल्फ फ्री। गद्दी हासिल करने के बाद मीर कासिम ने क्या किया? गेट हिमसेल्फ फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिशर्स। तो उसने भी ब्रिटिशर्स के इन्फ्लुएंस से खुद को आज़ाद कराने के प्रयास से शुरू किए, कोशिशें शुरू करी। ही मेड मुंगेर हिज कैपिटल इन द प्लेस ऑफ मुर्शिदाबाद। उसने मुर्शिदाबाद की जगह पे अपनी जो राजधानी थी वो बदल के मुंगेर कर दी। ही रिमूव्ड दोज ऑफिसर्स फ्रॉम हिज कोर्ट हु वर लॉयल टू ब्रिटिशर्स। उसने वो सारे ऑफिसर्स को हटा दिया जो अंग्रेजों के लॉयल यानी कि वफादार थे। टू गिव हिज सोल्जियर ट्रेनिंग इन मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ वार। तो उसने क्या करा? अपने जो आर्मी मैन थे उसको नई टेक्निक के साथ लड़ाई की ट्रेनिंग देनी शुरू करी। ही अपॉइंटेड यूरोपियन ऑफिसर्स। इसके लिए उसने क्या किया? यूरोपियन नए ऑफिसर्स को अपॉइंट करा। ही रिमूव्ड द टैक्सेस इम्पोज्ड ऑन इंडियन ट्रेडर्स। उसने जो भारतीय व्यापारी थे उन पर भी जो टैक्स लगे हुए थे उन सभी को हटा दिया। क्यों? सो दैट द इंडियन एंड ब्रिटिशर्स कुड ट्रेड अंडर यूनिफॉर्म
यानी कि जो भारतीय और अंग्रेज व्यापारी थे वो एक लेवल पे आके सेम तरह से व्यापार कर सकें। द ब्रिटिशर्स सफर्ड लॉसेस ड्यू टू इट एंड डिक्लेयर्ड वार अगेंस्ट नवाब, क्योंकि अंग्रेज़ों को इस बात से बड़ा नुकसान होने वाला था, हो रहा था, तो इसलिए उन्होंने नवाब के अगेंस्ट जो है वो युद्ध की घोषणा की। द ब्रिटिशर्स बिसाइड द नवाब इन कटवाहा इन 1763 एंड डिफीटेड इन सूती एंड उदयनाला प्लेसेस। तो उदयनाला और सूती में नवाब को उन्होंने हरा दिया। मीर कासिम हु लेड टू अवध फ्रॉम बंगाल, तो मीर कासिम भाग गया बंगाल से अवध की तरफ। तो अब वो भाग गया, तो भाग के उसने क्या करा, आगे जो लड़ाई थी उसका नाम है बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर हुई कब, 1746 एडी में हुई। तो चलिए, मीर कासिम डिमांडेड मिलिट्री हेल्प फ्रॉम द नवाब ऑफ अवध, जो अवध का नवाब था उससे मिलिट्री हेल्प, सैनिक जो मदद थी उसकी डिमांड की, मांग की मीर कासिम ने, जो वहां भाग गया था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, तो अंग्रेजों के खिलाफ। एट दिस टाइम मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड वाज आल्सो इन अवध, जो इस समय जब मीर कासिम जो है वो भाग के अवध चला गया, तो उस समय जो मुगल शासक था शाह आलम सेकंड, द्वितीय, वो भी वहां पे आया हुआ था। द आर्मीज ऑफ मीर कासिम, सिराजुद्दौला एंड शाह आलम सेकंड रीच्ड इन द फील्ड ऑफ बक्सर, तो तीनों की जो फौज थी वो एक साथ हो गई। तीनों कौन, एक तो मीर कासिम, दूसरा सिराजुद्दौला और तीसरा शाह आलम। तो बक्सर के मैदान में जो इनकी आर्मी थी वो पहुंच गई। ऑन द अदर साइड मेजर मुनरो with his army also reached Buxar on 23rd October 1764 AD में। In a fierce battle was fought between both forces, तो एक उसको बोल खतरनाक या तीखी लड़ाई उसको बोल सकते हैं, तो दोनों फोर्सेस में वो हुई। इन दिस बैटल ब्रिटिश इज नॉट विक्टोरियस, तो इस गॉट विक्टोरियस, सॉरी नॉट नहीं गॉट, तो इस युद्ध में जीता कौन, अंग्रेज, वो जीते। सिराजुद्दौला एंड शाह आलम सेकंड साइंड अ ट्रीटी विद द ब्रिटिशर्स एंड मीर कासिम लेड फ्रॉम द बैटल फील्ड, तो शाह आलम जो दूसरा था, जो मुगल बादशाह था, सिराजुद्दौला वो पकड़े गए, उन्होंने क्या करा, एक संधि साइन कर ली अंग्रेजों के साथ, और मीर कासिम जो था वो भाग गया। ए ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वाज साइंड अमॉन्ग ब्रिटिशर्स, उसको इलाहाबाद की संधि बोलते हैं, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, साइंड अमॉन्ग ब्रिटिशर्स सिराजुद्दौला एंड शाह आलम इन 1765 AD, तो इन तीनों में एक संधि हो गई। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी, इस संधि के अनुसार द टेरिटरी ऑफ अवध वाज गिवन बैक टू सिराजुद्दौला, तो जो अवध का हिस्सा था वो सिराजुद्दौला को दे दिया गया फॉर 50 लाख, 50 लाख में। द कंपनी गॉट द राइट टू फ्री ट्रेड इन अवध, तो कंपनी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात है, तो उसको अवध में फ्री व्यापार करने की इजाजत जो है, परमिशन जो है वो मिल गई। द नवाब ऑफ अवध एक्सेप्टेड टू कीप द ब्रिटिश आर्मी एंड टू बियर इट्स एक्सपेंसेस, तो अवध के नवाब ने ब्रिटिश आर्मी को भी अपने पास रखना स्वीकार करा और बियर इट्स एक्सपेंसेस, उसके खर्च को भी स्वीकार कर लिया। द मुगल एम्परर शाह आलम was given pension of 26 लाख एनुअल, तो अंग्रेजों ने क्या डिक्लेयर करा कि जो मुगल एम्परर है शाह आलम सेकंड, उसको 26 लाख पर एनम उसको पेंशन जो है वो दी जाएगी। द एरियाज ऑफ कड़ा एंड इलाहाबाद वर टेकन फ्रॉम द नवाब ऑफ अवध, अवध के नवाब से ये दो एरिया जो थे वो ले लिए गए, एंड वर गिवन टू शाह आलम, उसको वापस हो गए। शाह आलम गेव ब्रिटिशर्स द दीवानी, तो शाह आलम जो था उसने क्या दिया ब्रिटिशर्स को, दीवानी, राइट टू कलेक्ट द टैक्सेस, जो टैक्स है वो इकट्ठा करने की पावर, उसको क्या बोलते थे, दीवानी। ऑफ बंगाल, बंगाल में से, बिहार एंड उड़ीसा, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा तीनों स्टेट्स में से। अगेन मीर जाफर वाज मेड द नवाब ऑफ बंगाल बाय रिप्लेसिंग मीर कासिम,
तो मीर कासिम की जगह पे दोबारा अब कौन नवाब बन गया, जो पहले हटाया था, मीर जाफर। तो इसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन चला वहाँ पे वो कैसा चला बंगाल में, तो उसको बोलते हैं ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। तो ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इन बंगाल वो क्या था? आफ्टर द विक्टोरियस ऑफ प्लासी एंड बक्सर द ईस्ट इंडियन कंपनी बिकेम द रियल रूलर ऑफ बंगाल। तो प्लासी और बक्सर की लड़ाई के बाद जो असली रूलर राजा थे वो कौन थे बंगाल के? तो वो अंग्रेज थे। मिलिट्री एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट केम अंडर इट्स कंट्रोल। तो जो फौज थी और जो फिनांस, जो टैक्स इकट्ठा करने का डिपार्टमेंट था पैसे का, वो किसके कंट्रोल में आ गया? ब्रिटिशर्स के। नवाब वाज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रन द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। अब नवाब को क्या दे दिया गया? सिविल एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का अधिकार, विच इज कॉल्ड ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। इसी को कहा गया ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, यानी अधिकार किसी के और ड्यूटीज किसी की। ब्रिटिशर्स अपॉइंटेड टू डिप्टी नवाब नेम्ड मोहम्मद रजा खान एंड शहताब राय। तो 2 डिप्टी नवाब उन्होंने अपॉइंट कर दिए। इन 1772 AD द ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन वाज एबॉलिश्ड। 1772 में इसको खत्म कर दिया गया। डायरेक्ट रूल ऑफ द कंपनी एस्टैब्लिश्ड ओवर बंगाल। बंगाल में कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो गया। द न्यू गवर्नर जनरल वारन होस्टिंग्स स्टार्टेड एक्सटेंडिंग द ब्रिटिश एम्पायर्स ऑफ ओवर इंडिया। तो जो वारन होस्टिंग जो नया गवर्नर जनरल आया तो उसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है उसको बढ़ाना शुरू किया। तो आगे है एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, यानी ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। इन इंडिया फॉर द एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर द गवर्नर जनरल्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो बढ़ाने में और उसको कंसोलिडेशन में ब्रिटिश एम्पायर को किन किन गवर्नर्स का जो खास रोल रहा वो क्या कौन थे? वारन होस्टिंग्स, लॉर्ड वेल्जली, लॉर्ड हास्टिंग्स, द लॉर्ड डलहौजी मेड एन इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन। उनके मुख्य जो रोल थे, पार्टिसिपेशन उनकी बढ़िया रही, जो हिस्सा था। एक्सपेंशन थ्रू वार्स एंड डिप्लोमेसी। तो शुरुआती में जो लड़ाइयों और कूटनीति के द्वारा, डिप्लोमेसी होती है कूटनीति। अंडर लॉर्ड क्लाइव, वारन होस्टिंग्स, कॉर्नवालिस एंड सर जॉन शॉर द ब्रिटिश एम्पायर वाज फाउंडेड एंड मेड अर्ली डेवलपमेंट ओनली। शुरुआती विस्तार जो था वो इन हॉस्टिंग्स, कॉर्नवालिस और सर जॉन शोर के गवर्नर पीरियड में हुआ। बट इन द टाइम्स ऑफ 3 गवर्नर जनरल्स ऑफ द कंपनी, वो 3 गवर्नर जनरल्स कौन थे? लॉर्ड वेल्जली, लॉर्ड हॉस्टिंग्स एंड लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी थे, उनका जो पीरियड था 1798, ये तीनों का 1798 से 1587 तक का। इन एक्सपेंडेड टू अ ग्रेट एक्सटेंट। तो इन तीनों ने ब्रिटिश साम्राज्य को बहुत बड़ा विस्तार जो है वो दिया। तो आगे है एक्सपेंशन थ्रू सब्सिडियरी अलायंस। लॉर्ड वेल्जली इंट्रोड्यूस द सब्सिडियरी अलायंस फॉर द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। तो जो लॉर्ड वेल्जली थे उन्होंने एक सहायक संधियों का जो सिस्टम है वो ब्रिटिश एम्पायर को बढ़ाने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए शुरू करा। ही साइंड ए ट्रीटी विद द नाजिम ऑफ हैदराबाद, द नवाब ऑफ अवध एंड मैनी नेटिव रूलर्स अंडर दिस सिस्टम। उसने जो नाजिम थे हैदराबाद के और अवध के जो नवाब थे और उसके साथ और भी कई रूलर के साथ कुछ संधियां साइन करी। दिस ट्रीटी वाज अ टाइप ऑफ एन एग्रीमेंट। तो यो इसको एक एग्रीमेंट, समझौता बोल सकते हैं। द ब्रिटिश गवर्नमेंट यूज्ड टू प्रोटेक्ट द सब्सिडियरी स्टेट फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल अग्रेशंस। तो इसमें होता क्या था, जो ब्रिटिश सरकार थी वो क्या करती थी? प्रोटेक्ट करती थी उन स्टेट्स को जिसके साथ उनकी ये सब्सिडियरी संधि होती थी, उनको इंटरनल और एक्सटर्नल जो उनके दुश्मन थे उनसे। इन यू ऑफ दिस द एग्रीड स्टेट हैड टू एक्सेप्ट सम
ऑफ द कंडीशंस मेंशन्ड बिलो। तो इस संधि के अनुसार कुछ कंडीशंस पे एग्री करना होता था उन स्टेट्स को जो अंग्रेज़ों के साथ ये संधि करते थे। वो क्या थी कंडीशंस? द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड कंट्रोल ओवर द एक्सटर्नल अफेयर ऑफ द स्टेट। तो उसके अनुसार जो एक्सटर्नल अफेयर थे, जो बाहरी मामले थे, उन पे कंट्रोल किसका होता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट का होता था। सेकंड, द रूलर ऑफ दैट स्टेट हैड टू कीप अ ब्रिटिश रेजिडेंट। तो वहाँ पे ब्रिटिश रेजिडेंट जो है वो एक रहता था ऑलवेज। द रूलर ऑफ दैट स्टेट वाज नॉट अलाउड टू हैव रिलेशंस विद एनी फॉरेन पावर। जो वहाँ का रूलर था, जो नवाब राजा जो भी था, जो ये संधि करते थे अंग्रेज़ों के साथ, वो किसी और फॉरेन पावर को अलाउ नहीं करता था। तो फोर्थ, द स्टेट कुड नॉट डिक्लेयर वार अगेंस्ट द अदर स्टेट विदाउट द परमिशन ऑफ द ब्रिटिश। तो जो भी ये संधि करता था वो वार डिक्लेयर नहीं कर सकता था किसी भी और स्टेट के साथ बिना अंग्रेज़ों की परमिशन के। तो इस तरह से अंग्रेज़ों ने एक्सपेंड करा अपने स्टेट को। नेक्स्ट, एक्सपेंशन थ्रू वार्स। एंग्लो मैसूर वार 1766 to 1909। पहले हमने सहायक संधियों के बारे में पढ़ा, तो अब एक्सपेंशन थ्रू वार्स, लड़ाइयाँ यानी युद्ध करके अंग्रेज़ों ने कैसे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको स्टैब्लिश भारत में करा। इन 1761 हैदर अली फाउंडेड द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ मैसूर। हैदर अली नाम के व्यक्ति ने मैसूर में अपनी एक इंडिपेंडेंट यानी कि आज़ाद रियासत कायम कर ली। टू क्रश द पावर ऑफ हैदर अली, द ब्रिटिशर्स इन 1766 AD साइंड ए ट्रीटी। हैदर अली की पावर को ख़त्म करने के लिए अंग्रेज़ों ने 1766 ईस्वी में एक ट्रीटी साइन की। किसके साथ? मराठाज एंड नाजिम के साथ, निज़ाम जो हैदराबाद का होता था। So in 1667 AD to 1679 AD, the first Mysore war was fought between हैदर अली एंड ब्रिटिश। तो ब्रिटिश और हैदर अली में लड़ाई हुई 1767 और 69 के बीच में। हैदर अली एंड ब्रिटिश, इन विच हैदर अली वॉन द बैटल। हैदर अली वो लड़ाई में जीत गया। द ब्रिटिश हैड टू साइन अ ट्रीटी विद हिम। तो अंग्रेज़ों ने उसके साथ एक संधि साइन करी। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी दे प्रॉमिस्ड, उन्होंने वादा किया, टू हेल्प हैदर अली, हैदर अली की मदद करने का, अगेंस्ट मराठों के अगेंस्ट। बट इन 1771 AD व्हेन मराठाज अटैक्ड हैदर अली, द ब्रिटिशर्स डिड नॉट हेल्प हिम। तो जब 1771 ईस्वी में मराठों ने हैदर अली पे हमला किया तो अंग्रेज़ों ने उसकी मदद नहीं की। वादा किया था लेकिन मदद नहीं की। ऑन द अदर हैंड दे जॉइंड हैंड्स विद हैदर अलीज एनिमीज, उन्होंने हैदर अली के एनिमीज दुश्मनों के साथ जॉइंड हैंड्स हाथ मिला लिया। वो दुश्मन कौन थे? मराठाज एंड निज़ाम। हैदर अली कुड नॉट टॉलरेट दिस। इन 1780 AD सेकेंड मैसूर वार बिकम बॉथ। तो दोनों में फिर एक और लड़ाई हुई। ड्यूरिंग दिस बैटल हैदर अली डाइड इन 1782। तो इस लड़ाई में हैदर अली 1782 में उसकी मृत्यु हो गई, वो मारा गया। तो उसके बाद जो उसका बेटा नाम था टीपू सुल्तान, सी द पिक्चर ऑफ टीपू सुल्तान, तो वो अगला सुल्तान बना। आफ्टर द डेथ ऑफ हैदर अली, टीपू सुल्तान बिकम द न्यू सुल्तान ऑफ मैसूर। एट दैट टाइम सेकंड बैटल ऑफ मैसूर वाज फाइटिंग विद द ब्रिटिश। तो दूसरा मैसूर युद्ध हुआ। टीपू सुल्तान continued the battle. Britishers were forced to sign a treaty of Bangalore with him in 1784 AD. तो अंग्रेज़ों ने उस पर दबाव डाला, प्रेशराइज उसको करा कि 1784 में वो एक बेंगलोर में एक संधि अंग्रेज़ों के साथ कर ले। आफ्टर दिस इन 1799 AD ब्रिटिशर्स अगेन अटैक्ड मैसूर। तो संधि तो हो गई लेकिन उसके बावजूद अंग्रेज़ों ने मैसूर पे 1799 में हमला किया। टीपू सुल्तान was died while fighting the British near श्रीरंगापट्टम। श्रीरंगापट्टम के नज़दीक लड़ता हुआ जो टीपू सुल्तान था वो मारा गया।
British captured many areas of Mysore and rest of the areas were given to Keshav Rao of the old Mysore dynasty. जो हैदर अली से पहले जो राज करते थे मैसूर पे, उसी वंश का जो व्यक्ति था केशव राव, उसको कुछ एरिया जो है अंग्रेजों ने दे दिया. ही एक्सेप्टेड द टर्म्स ऑफ सब्सिडरी अलायंस. तो उसने यानी केशव राव ने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि जो अंग्रेजों ने उसके सामने रखी, उस पर उसने साइन कर दिया. सिंपल. आगे है नेक्स्ट, एंग्लो मराठा वार 1775 टू 1880 AD. अब अंग्रेज़ों और मराठों में जो वार हुई. इन 1802 AD लॉर्ड वेल्जली साइंड ए ट्रीटी विद द पेशवा बाजीराव सेकंड इन बसीन. तो उसने लॉर्ड वेल्जली ने एक ट्रीटी साइन करी पेशवा बाजीराव के साथ बसीन में. सो पावर ऑफ मराठास डिक्लाइंड. तो मराठा की जो पावर थी उससे उसका पतन शुरू हो गया. इन 1802 AD मराठा चीफ भोंसले वाज डिफीटेड इन द सेकंड ब्रिटिश मराठा वार. जो दूसरा मराठों और अंग्रेजों में युद्ध हुआ उसमें वो हार गया. इन 1803 ही साइंड अ ट्रीटी ऑफ देगांव विच द ब्रिटिशर्स एंड दे गॉट द एरियाज ऑफ कटक एंड बालासोर. तो ये एरिए अंग्रेजों को उनको देने पड़े. इन दिस बैटल ब्रिटिशर्स डिफीटेड मराठा चीफ सिंधिया एंड साइंड. तो एक और मराठा चीफ सिंधिया को भी अंग्रेजों ने हरा दिया एंड साइंड और हस्ताक्षर करे ट्रीटी ऑफ सूरजी अर्जागांव. सो दे गॉट द एरियाज ऑफ अहमदनगर. तो सिंधिया को हराने के बाद उसने जो समझौता करा वो था सूरजी अर्जन गांव एरिया जो था वहां पे. सो दे गॉट द एरियाज ऑफ अहमदनगर. तो इससे उनको क्या प्राप्त हुआ? अहमदनगर, भड़ोच, द एरिया बिटवीन गंगा एंड यमुना. और गंगा और यमुना के जो इलाके थे वो भी अंग्रेजों के पास आ गए. लॉर्ड वेल्जली कैप्चर्ड इंदौर. लॉर्ड वेल्जली ने इंदौर पे भी कब्जा कर लिया. द कैपिटल ऑफ जसवंत राव होलकर, जो जसवंत राव होलकर की राजधानी थी. इन 1805 लॉर्ड वेल्जली वाज कॉल्ड बैक टू इंग्लैंड. 1805 ईस्वी में उसको इंग्लैंड में वापस बुला लिया गया. आफ्टर दैट लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो नया लॉर्ड आया लॉर्ड कॉर्नवालिस, साइंड सब्सिडरी अलायंस विद मराठा चीफ होलकर, सिंधिया एंड भोंसले. तो उसने सहायक संधि साइन कर ली होलकर, सिंधिया और भोंसले के साथ. तो नेक्स्ट है एंग्लो गोरखा वार. अब जो गोरखे थे उनके साथ अंग्रेज़ों की जो लड़ाइयाँ हैं उसके बारे में 1814 और 1816 AD. द गोरखाज ऑक्यूपाइड सम ब्रिटिश टेरिटरीज ऑफ द बॉर्डर एरियाज. तो जो सीमांती इलाके थे उनमें कुछ इलाके ऐसे थे जहां गोरखों ने कब्जा कर लिया. सो इन 1815 AD हास्टिंग्स अंडर आक्टरलोनी सेंट अ ह्यूज आर्मी अगेन गोरखाज. तो 1815 AD में हॉस्टिंग्स ने डेविड आक्टरलोनी के अंडर एक बड़ी आर्मी, एक बड़ी फौज अगेंस्ट गोरखाज, गोरखा के खिलाफ भेजी. गोरखा वर डिफीटेड इन दिस बैटल. तो गोरखा हार गए इसमें. द गोरखाज हैड टू गिव देयर मैनी एरियाज टू नेपाल गवर्नमेंट एक्सेप्टेड टू कीप अ ब्रिटिश रेजिडेंट इन काठमांडू. तो बहुत सारे एरियाज उनको अंग्रेज़ों को देने पड़े और नेपाल गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया ब्रिटिश का प्रतिनिधि काठमांडू में रखना. टू अनेक्स द अदर स्टेट्स. जो और भी स्टेट्स थी वहाँ पे भी कैसे एक्सपेंड करा. ड्यूरिंग लॉर्ड हॉस्टिंग्स 19 प्रिंसली स्टेट्स ऑफ राजस्थान एक्सेप्टेड द ब्रिटिश सॉवरेंटी. और भी 19 ऐसे राज्य थे जिसने क्या करा, राजस्थान के तो ब्रिटिशों का अधिकार स्वीकार कर लिया. अमॉन्ग देम द इम्पोर्टेंट वर जोधपुर. उनमें मेन तौर पे कौन थे? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर आदि. इन दिस वे लॉर्ड हॉस्टिंग्स एक्सपैंड द ब्रिटिश एम्पायर. तो इस तरह से लॉर्ड हॉस्टिंग्स ने ब्रिटिश जो रूल था साम्राज्य का विस्तार किया. अब नेक्स्ट एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर अंडर लॉर्ड डलहौजी. तो अब नया जो गवर्नर आया वो कौन था? लॉर्ड डलहौजी.
1848 टू 56 AD। तो उसने कैसे एक्सपेंड करा? टू एक्सपेंड द ब्रिटिश एम्पायर लॉर्ड डलहौजी अडॉप्टेड डिफरेंट मेथड्स, अलग अलग तरीके उसने अपनाए। क्या? बाय विक्टोरियस यानी कि जीतने का तरीका, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति। तीसरा, ऑन द बेसिस ऑफ मैल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि बुरा प्रबंध जो चला रहे थे वो बहाना बना के। बाय डिसकंटिन्यूइंग टाइटल्स एंड पेंशंस, खिताब और पेंशनों को रोक कर। तो इस तरीके से उसने ब्रिटिश एम्पायर को एक्सपेंड करा इंडिया में। तो एक्सपेंशन थ्रू वार्स, कौन कौन से इलाके थ्रू वार्स उसने एक्सपेंड करे? इन 1848 लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल बाय टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ द रिवैलरी ऑफ मूलराज एंड छतर सिंह। तो पंजाब में 1848 ईस्वी में उसने क्या करा? फायदा उठाया मूलराज और छतर सिंह का जो विद्रोह पंजाब में हुआ उसका। इन दिस वार ब्रिटिश गॉट विक्टोरियस, इस लड़ाई में कौन जीता? अंग्रेज जीते। सो ऑन मार्च 29 48 AD लॉर्ड डलहौजी अनेक्स्ड पंजाब टू द ब्रिटिश एम्पायर। तो उसने क्या करा? 29 मार्च 1848 में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, यानी कब्जा कर लिया। सेकंड, इन 1850 AD लॉर्ड डलहौजी अटैक्ड सिक्किम एंड अनेक्स्ड टू द ब्रिटिश एम्पायर। तो 1850 में उसने इसी तरह से सिक्किम पे हमला करा और कब्जा कर लिया। थर्ड है, इन 1852 AD लॉर्ड डलहौजी अनेक्स्ड द एरियाज ऑफ प्रोम एंड पेगू टू द ब्रिटिश एम्पायर। तो इसी तरह से उसने प्रोम और पेगू पे भी कब्जा कर लिया। आगे है द जो नेक्स्ट मेथड है उसका टू एक्सपेंड द ब्रिटिश एम्पायर, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति। लॉर्ड डलहौजी अडॉप्टेड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स टू अनेक्स द इंडियन स्टेट्स। तो भारत के राज्यों पे कब्जा करने के लिए उसने क्या करा? डॉक्ट्रिन की नीति अपनाई टू द ब्रिटिश एम्पायर, जिसको ब्रिटिश एम्पायर में मिलाने के लिए। अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी, इस पॉलिसी के अनुसार, दोज रूलर्स हु हैज नो इशू, जिनकी कोई औलाद नहीं थी, नो इशू यानी कोई बच्चा नहीं था, दे वर नॉट अलाउड टू अडॉप्ट अ सन, उनको बेटा गोद लेने की परमिशन अंग्रेजों ने बोला हम नहीं देंगे। आफ्टर द डेथ ऑफ सच अ रूलर, इस तरह का जो भी कोई राजा था उसकी मृत्यु के बाद, हिज स्टेट वाज मार्ज्ड, उसका जो राज्य था वो मर्ज हो जाता था विद द ब्रिटिश एम्पायर, अंग्रेजों के राज्य में। अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी, इस पॉलिसी के अनुसार, लॉर्ड डलहौजी अनेक्स्ड सतारा, संभलपुर, उदयपुर एंड झांसी एक्सेट्रा। तो और भी राज्य थे जहां पे इस पॉलिसी के तहत डलहौजी ने कब्जा करा इन द ब्रिटिश एम्पायर और उसको ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा बना दिया। तो थर्ड क्या स्टाइल था उसका? थर्ड मेथड था अनेक्सेशन ऑन द बेसिस ऑफ मैल एडमिनिस्ट्रेशन, बुरे प्रबंध के आधार पे उसको बहाना बना के। इन 1856 AD लॉर्ड डलहौजी बाय alleging मैल एडमिनिस्ट्रेशन अनेक्स्ड अवध टू द ब्रिटिश एम्पायर। तो मैल एडमिनिस्ट्रेशन होता है बुरा प्रबंध, भैड़ा प्रबंध जिसको बोल सकते हैं। तो ये बहाना बना के अनेक्स्ड अवध टू द ब्रिटिश एम्पायर, अवध पे भी कब्जा कर लिया। तो फोर्थ जो मेथड है उसका अनेक्सेशन बाय एंडिंग टाइटल्स एंड पेंशंस, पेंशंस को बंद करके जो भारतीय राजाओं को दी जाती थी और टाइटल्स जो खिताब उनको मिलते थे। लॉर्ड डलहौजी अनेक्स्ड टू ब्रिटिश एम्पायर बाय स्टॉपिंग द टाइटल्स एंड पेंशंस ऑफ द रूलर्स ऑफ कर्नाटका, पूना, तंजौर एंड सूरत। जो इन स्टेट्स के जो राजा थे उनको जो किताब और पेंशन मिल रही थी वो डलहौजी ने क्या करा? उनको बंद कर दिया, स्टॉपिंग द टाइटल्स। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द चैप्टर 10, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। थैंक यू।